जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में रचनाएं हैं। रचनाओं से हमें प्राय थोड़े से डरते हैं कि ये रचनाएं हैं वो कैसे याद करें। उन रचनाओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो हिंदी साहित्य के इतिहास में है, जिनका केवल हमें नाम याद करना है, थोड़ा सा परिचय याद करना है, वो रचनाएं नहीं, बल्कि जो डिटेल्ड स्टडी के लिए आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई हैं। जैसा कि आप यहाँ सामने देख रहे हैं, ये रचनाएं कबीर ग्रंथावली, रामचरितमानस, बिहारी रत्नाकर, साकेत, नवम सर्ग, और फिर देखो निबंध है, कविता क्या है, शिरीष के फूल, 3 कहानियां हैं, कफन, पुरस्कार, यही सच है। तो ये पूरा है वो 10 प्रश्न है। ये देखो आप 10 प्रश्न, रचनाओं से 10 प्रश्न की पूरी संभावना है। रचनाओं के बारे में एक बात तो ये है कि ये रचनाएं हैं, ये लिमिटेड है, यानी इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब ये अच्छी बात है, हमें इतना ही पढ़ना है। अब इनमें हमें कौन सी रचना है जिसको बीच बीच में से छोड़ छोड़ करके पढ़ना है, केवल परिचय मात्र पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ा जा सकता, और कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जिनको पूरा पढ़ना है, जिनका गहन अध्ययन करना है। तो अभी ये देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कबीर ग्रंथावली। ये श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है। इसमें 2 हैं, एक तो साखी और एक पद। साखी में केवल फर्स्ट ग्रेड में 1 अंग है, गुरुदेव को अंक, गुरुदेव को अंग है। इसमें 35 साखियां हैं, ये आपको थोड़ी सारी देखनी है। और इसमें देखना क्या है, इसमें शब्दार्थ और भावार्थ। शब्दार्थ में जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि सोधी का अर्थ होता है साधु, पटतरे का अर्थ होता है बदले में, सदगे का अर्थ होता है बलिहारी जाऊं। तो इस प्रकार से ये आपको शब्दों के अर्थ ध्यान में करने हैं। फिर दूसरा नंबर है रामचरितमानस तुलसीदास के बालकांड का। अब बालकांड अगर आप पढ़ने बैठ गए तो इसमें पूरा बालकांड ही पढ़ा जाएगा परीक्षा तक, और तो कुछ होगा ही नहीं, इतना बड़ा है। तो इसमें हम क्या करें, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जैसे स्तुतियां, सबसे पहले स्तुति किसकी की गई, जैसे सरस्वती है, गणेश जी है, शिव पार्वती है, हनुमान जी है, वाल्मीकि है, इनकी सीताराम, इनकी जो है वो ये स्तुतियां की गई हैं। उसके बाद में संवाद, कितने संवाद, किन किन के संवाद हैं, इन पर प्राय प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे इसमें प्रमुख रूप से तो 3 संवाद हैं, चौथा भी कर लेते हैं, तुलसी और पाठकगण, लेकिन वैसे 3 प्रमुख रूप से हैं, शिव और पार्वती है, काक भुसुंडी और गरुड़ जी की है, याज्ञवल्क्य के और भरद्वाज की है। और इसका जो प्रारंभ है, कथा का प्रारंभ है, वो किससे होता है, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के संवाद से। मान लीजिए प्रश्न ये पूछ लें कि इसमें किस रस की प्रधानता है, तो भक्ति रस यानी शांत, भक्ति रस और शांत रस की इसमें प्रधानता है। ये इसमें आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको प्रमुख घटनाएं याद रखनी है, यानी उसको आपको समरी याद रखनी पड़ेगी। समरी जो है उसमें देखो सती का भस्म होना, सती का पार्वती के रूप में जन्म लेना, शिव पार्वती का विवाह है, उसके बाद में राम जन्म, उसके बाद में 4 भाई हैं, उनकी बाल लीला है, उसका वर्णन, और विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण का जाना, सीता स्वयंवर है, अयोध्या है, जिसमें अयोध्या के बाद में अयोध्या में लौटना, ये सब है। बीच में अगर हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे अहल्या का उद्धार, ये सब चीजें हैं। तो इसका मतलब एक प्रश्न ये बनता है कि कौन सी घटना है वो बालकांड में नहीं है। तो बालकांड की जो घटनाएं वो संक्षिप्त रूप से आप याद रखें। और इसके बाद में देखो आप इसमें पढ़ेंगे क्या, क्योंकि पूरा अर्थ अगर आप बालकांड का पढ़ने बैठ गए तो बहुत टाइम लगेगा, और प्रश्न आएगा 1 या 2, मैक्सिमम 2 प्रश्न। हम 2 प्रश्नों की बात कर रहे हैं बस। तो इसमें आपको करना क्या है कि प्रथम 5 जो सोरठे दिए हुए हैं, सोरठा छंद है 5, उनके पूरे अर्थ याद करने हैं। इसके अलावा आपको जो चौपाइयां हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है कि पहली जो चौपाई जो दे रखी है, 4-5 चौपाइयां हैं वो दे रखे हैं, फिर एक 2 छंद दे रखा है, वहां तक तो पूरा पढ़ना है। फिर उसके बाद में बीच बीच में थोड़ा उसको देखना है, क्योंकि इसमें बीच में ज्यादातर कथन पूछ लेते हैं कि ये कथन किसका है या किसने किससे कहा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका हमें संक्षिप्त विषय वस्तु वार इसका अध्ययन करें, और कथन है उन पर थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये बालकांड के बारे में। बालकांड पूरा पढ़ना है, वो खतरे से खाली नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ तो सकते हो, लेकिन उसमें इतना आउटपुट है वो आपको
नहीं मिलेगा। तो एक प्रश्न के लिए आप इतना पढ़ें, उससे अच्छा है कि दूसरे पोर्शन है उसको आप टाइम दें। उसके बाद में देखो बिहारी रत्नाकर है, बिहारी रत्नाकर। तो बिहारी रत्नाकर है, उसमें प्रारंभिक 25 दोहे हैं आपकी, 25 दोहे हैं। इनमें इनका अर्थ ध्यान में रखना है। यहां आपने देखा होगा 2-3 साल से लगातार जो प्रश्न आ रहा है वो अनेकार्थक आ रहा है, यानी एक ही शब्द है उसके अर्थ दे रहे हैं। जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट वाली परीक्षा ले लो, चाहे ये परीक्षा सामान्य शिक्षा विभाग वाली ले लो, उसमें यही बात है वो इसमें देखने को मिलती है। आप स्टार्टिंग वाला दोहा है, उससे पहले पिछली बार प्रश्न आया था, ठीक है ना, कि इसमें हरित शब्द का अर्थ है। तो ये जो है ना वो आपको ध्यान रखना है कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, ये हो गया। उसके बाद में दूसरी जो लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। इसमें अर्थ पूछ लेते हैं। ये श्लेष अलंकार का प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है। श्लेष अलंकार बिहारी का प्रिय अलंकार है, इसलिए आपको इस पर जो श्लिष्ट पद हैं उन पर ध्यान देना है कि एक ही शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे जो है वो इसमें 20वां जो दोहा है वो भी भक्ति से संबंधित है, वो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको ध्यान रखना है। अजो तरोना ही रहो, अजो तरोना ही रहो, श्रुति सेवत इक अंग, नागबास बेसरी लयो, बसी मुक्तन के संग। तो इसमें जो है वो प्रत्येक के 2-2, 3-3 अर्थ हैं, तो वो आपको ध्यान रखने। कनीनी कुनु का अर्थ है वो भी पूछा हुआ है। तो इसमें शब्दार्थ है वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, किसमें, बिहारी रत्नाकर में। फिर ये साकेत, मैथिली शरणगुप्त, ये नवम सर्ग भी बहुत बड़ा है, लेकिन ये आपको थोड़ा पूरा पढ़ना पड़ेगा, एक बार जो है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बीच में से प्रश्न है वो ये कथन किसने कहा, किसके बारे में कहा, और इसमें तथ्यात्मक प्रश्न है वो भी इसमें पूछ सकते हैं। तो इसलिए कथन है, फिर इसमें कई गीत है बीच बीच में, तो गीत और विषय वस्तु इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कथन है वो ज्यादातर उर्मिला के हैं, ये हम रिस्क ले सकते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि उर्मिला का कथन है या उसकी जो सखी है उसका कथन है, और किसके बारे में कहा गया है। उसमें पक्षी है वो भी बहुत हैं, जैसे तोता है और है, तो ये सब चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे तो ये प्रश्न भी आपका आसानी से हो सकता है, यहां भी 2 प्रश्न आ सकते हैं। फिर निबंध में देखो कविता क्या है, कविता क्या है, ये बड़ा निबंध है। कविता क्या है, ये बड़ा निबंध है। कई बार तो यही प्रश्न पूछ लेते हैं ये किससे लिया गया है, तो चिंतामणि है उसका पहला भाग रामचंद्र शुक्ल से लिया गया, इतने में पीछा छूट जाता है। लेकिन कविता क्या है, इसमें आपका पहला अनुच्छेद सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी प्रथम अनुच्छेद, प्रथम अनुच्छेद है, इसमें आप पूरा ध्यान रखें और इसमें पढ़ें। और बीच बीच में फिर देखो मोटे मोटे दे रखे हैं एक टाइटल के रूप में, अलंकार ऐसे, तो उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखें। और एक कविता का जो कविता क्या है, इसका जो लास्ट है पार्ट है, अनुच्छेद है, वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में देखो शिरीष का फूल, तो शिरीष के फूल है, इसमें कल्पलता से ये लिया गया है, ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं। कल्पलता है वो निबंध संग्रह है, शिरीष के फूल है वो इससे लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है। ये इसमें जो है ना वो लास्ट वाला अनुच्छेद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें ज्यादातर उत्तर है वो शिरीष के फूल या गांधी जी या 2-4 दे रखे हैं। कितने कौन सा आधुनिक कवि है जिसका वर्णन सुमित्रानंद पंत आदि का वर्णन किया गया है, तो ये चीजें हैं वो इसमें आपको पढ़नी है। फिर देखो कहानियां हैं, तो कहानी पूरी पढ़नी चाहिए, कहानी पढ़ोगे तो आनंद भी आएगा, और ये ज्यादा बड़ी भी नहीं है, यही सच है। ये थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बाकी तो छोटी छोटी कहानियां हैं। तो इसमें देखो आप एक कफन जो कहानी है उसमें सबसे पहली बात है कि पात्र कौन कौन है। कफन कहानी में पात्र, तो कफन कहानी है, इसमें जैसे घीसू है और उसका पुत्र है माधव और बुधिया है, ठीक है। इसमें तथ्यात्मक प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं, जैसे घीसू की उम्र कितनी थी, तो ये प्रश्न पूछ लेंगे कि 60 वर्ष थी। इसी प्रकार से कथन, कथन में देखो एक कथन है, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उससे पुण्य न होगा, ये कथन किसका है। इसमें कथन में डाउट होता है घीसू और माधव में, इसलिए पूरी तरह से उनको अलग अलग तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उनको दोनों को अलग अलग छांट लें। ये कोई 5-7 कथन है, उनका आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो है वो इसमें आपको ये तथ्यात्मक बात भी ध्यान रखनी है और कथनों का भी ध्यान रखना है। पुरस्कार है, इसमें संक्षिप्त विषय वस्तु आपको ध्यान में रहनी चाहिए, और इसके भी पात्र है वो आपको ध्यान में रखने हैं कि इसके जो पात्र है वो प्रमुख पात्र मधुलिका और फिर अरुण,
ये आपको ध्यान में रखना है। और तथ्यात्मक प्रश्न है वो भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मधुलिका किसकी बेटी थी, तो सिंह मित्र की बेटी थी। मधुलिका सिंह मित्र की बेटी थी। दूसरा देखो आप कि उसमें भूमि का कितना मूल्य राजा द्वारा दिया जाता था, जो भूमि अधिग्रहित की जाती थी तो उसका चौगुना। तो ये तथ्यात्मक प्रश्न हो गया। और पूछने को तो सीधा ही पूछ सकते हैं कि ये जैसे ये कहानी है, इसके राइटर कौन है, तो ये सीधा ही पूछ सकते हैं, जयशंकर प्रसाद पुरस्कार। और यही सच है, ये कहानी देखो इसमें पात्र भी ज्यादा नहीं है, ये देखो आप, यही सच है, मनु भंडारी की ये कहानी है। और इसमें जो है वो शहरों का वर्णन, यानी 2 शहर है उनका वर्णन प्रमुख रूप से किया गया है, और पटना की बात भी एक जगह आई है। तो इसलिए कानपुर शहर का वर्णन है वो 6 बार किया गया है। पहले कैसे भी करके 5 बार भी कुछ वो बता देते हैं, तो 5 बार नहीं बल्कि 6 बार है, ठीक है। और कोलकाता का वर्णन है, कलकत्ता का वर्णन है वो 4 बार है। तो ऐसा इसमें है, इसमें दीपा नायिका है, संजय और निशीथ, ये 3 पात्र प्रमुख रूप से हैं। तो इनमें भी कथन और थोड़े बहुत आपको ध्यान में रखने हैं, और इसमें तथ्यात्मक जो बातें हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे एक चौथा पात्र के रूप में ईरा, तो ईरा कौन है, ऐसा प्रश्न है वो भी पूछा जा सकता है। तो ये चीजें हैं वो आपको रचनाओं के बारे में ध्यान में रखनी है। हो सकता है कि मैंने आज जो बताया है उसमें से ही कोई प्रश्न आ जाए, ये एक अलग बात है, लेकिन आपको पूरा जो है वो कौन सा पार्ट पूरा पढ़ना है, कौन सा उसमें से बीच में से पढ़ना है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम कहते भी हैं कि हम क्या पढ़ते हैं और कितना पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। कितना पढ़ते हैं ये इससे इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्या पढ़ते हैं, यानी उसमें पढ़ने लायक क्या क्या है। और हमें अपने ज्ञान की दृष्टि से नहीं पढ़ना है, बल्कि परीक्षा में जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, वो चीज हमें पढ़नी है। और उसका पता कैसे चले, तो इसके लिए आप जो है वो जीएस हिंदी क्लासेज है उसको सब्सक्राइब कर लें, और जीएस हिंदी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, और उसमें बहुत सारे वीडियो जिस तरह के दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। और अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करना चाहें तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी जो कोर्सेज हैं वो उपलब्ध हैं। साइकोलॉजी का कोर्स भी उपलब्ध है, तो आप जो है वो परचेज कर सकते हैं और परीक्षा तक पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज है वो सेकंड ग्रेड के लिए मैथिली टेस्ट सीरीज है, और फर्स्ट ग्रेड के लिए राधिका टेस्ट सीरीज है, जो पिछले दिनों काफी चर्चित रही। बहुत सारे प्रश्न हैं वो आपके संस्कृत डिपार्टमेंट में इसमें टेस्ट सीरीज से भी आए हैं, तो आप अपना संक्षिप्त रिवीजन भी कर सकते हैं। ये केवल टेस्ट सीरीज नहीं है बल्कि पूरा रिवीजन है, और इसके लिए एक एक टेस्ट है वो डेमो टेस्ट के रूप में डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पर, जीएस हिंदी क्लासेस पर। तो उनको पहले आप देख लें, वो पूरा देखें, आप सर्च करें, थोड़ा करना भी पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे हाथ पैर हिलाए बिना काम चल नहीं सकता, सीधी उंगली से घी निकल नहीं सकता, उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। बस आपको थोड़ा सा सोचना है, आपको जीएस हिंदी क्लासेस से जुड़ना है और जोड़ना है। उसके बाद में आप देखना कि आप सब्जेक्ट में, हिंदी सब्जेक्ट में बिल्कुल ओके हो जाएंगे। और जब परीक्षा तक हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा करते रहेंगे, भिन्न भिन्न पार्ट्स हैं उनकी तैयारी कैसे करें। तो आज का अपना टॉपिक था रचनाओं की तैयारी कैसे करें। व्याख्याता में जो रचनाएं हैं उनके साथ हमें किस प्रकार का बिहेव करना है कि हमें ज्यादा जोर भी नहीं आए और हमारे प्रश्न भी सही हो जाएं। तो आपके ये 10-12 प्रश्न हैं वो सही हो सकते हैं। 10-12 प्रश्न इसमें से पक्के आएंगे और ये इनमें से ही आएंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। बाकी जैसे साहित्य वाला है तो निश्चित नहीं है कि भाई कौन सी रचना पूछ ले, कैसे पूछ ले, लेकिन ये तो बिल्कुल लिमिटेड हो गया और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ है वो तो लेके बैठ जाते हैं, बालकांड को लेके बैठ जाते हैं या साकेत नवम सर्ग है उसको लेके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है, छोड़ना भी सीखें। अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको जरूर छोड़ना सीखना है। तो ये आज का अपना टॉपिक था, व्याख्याता में रचनाओं की तैयारी कैसे करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जो है वो कमेंट भी करें, और कोई सुझाव है जो वास्तव में अच्छा है तो आप वो सुझाव है वो भी कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो आप तैयारी करते रहिए, बिल्कुल उपयुक्त समय अभी बचा है, अब भी आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।